गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियो से हम संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करते आ रहे हैं और पिछले वीडियो में भी हमने संज्ञा प्रकरण के तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र का अध्ययन किया है। ये सूत्र थोड़ा सा लंबा है, इसलिए ये एक दो वीडियो इसमें लग सकते हैं, तो आप थोड़ा सा धीरज रखिएगा, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ना थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र का अर्थ पढ़ा कि ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, सवर्ण संज्ञा करता है। और हमने पढ़ा कि जिन दो वर्णों के उच्चारण स्थान और यत्न समान होते हैं उन्हें हम सवर्ण संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हमने इसमें उच्चारण स्थान पढ़े थे, जिनको सूत्रों के अनुसार वे 11 हैं और वैसे अध्ययन किया जाए तो वे 7 हैं। अब हमने सभी वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े, स्वरों के और व्यंजनों के, जिनमें से सबसे पहला सूत्र है कुछ कंठ्य वर्ण, मूर्धन्य, तालव्य आदि वर्णों का हमने अध्ययन किया। अब यहाँ पर एक वार्तिक के द्वारा ये लिखा गया है, देखिए वार्तिक समझिए। पहला ये वार्तिक है, रि ली वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। रि ली वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। देखिए सूत्र के अनुसार री और री वर्णों की मिथ यानी आपस में, सावर्ण्यम वाच्यम क्या कहनी चाहिए, सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। देखिए वैसे नियम के अनुसार री वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा और ली वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंत। दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती क्योंकि इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, सूत्र ये कहता है कि री और ली वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, किंतु नियम के अनुसार री मूर्धन्य है और री दंत्य, इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें आगे जाके संधि के अंतर्गत और व्याकरण के और प्रकरण के अंतर्गत हमें इनकी सवर्ण संज्ञा करनी जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर जो कार्य सूत्र में पूरा नहीं हुआ है उसे कात्यायन ने वार्तिक के रूप में लिखा है कि नहीं, इनकी सवर्ण संज्ञा पूरी होनी चाहिए, और वार्तिक के द्वारा ही इसे सिद्ध किया है। तो वो ये कहते हैं कि देखिए ऋकार और लिकार वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि तुल्यास्य प्रयत्न के अनुसार री और ली परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, परंतु गुण संधि में तवलकार आदि शब्दों के प्रयोग की सिद्धि के लिए इनकी संज्ञा करना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस त्रुटि की पूर्ति कात्यायन इनके द्वारा इस सूत्र वार्तिक के द्वारा की गई। जो मैंने अभी आपको कहा वही समझाया कि री वर्ण, री के कितने भेद हैं 18 और री के कितने हैं 12। तो इस वार्तिक के द्वारा दोनों की सवर्ण संज्ञा की गई है, जिससे आगे हमारे तवलकार आदि रूप सिद्ध होंगे गुण संधि के अंतर्गत। अब यहाँ पर जब हम सवर्ण संज्ञा कर लेते हैं तो री के 18 भेद हो जाते हैं, 18 + 12 30 भेद हो जाते हैं। ली के कितने भेद जाते हैं, ली के 12 और री के 18, दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे 30। तो ये सवर्ण संज्ञा करने के बाद उपरांत 30 की संख्या वाला री होगा। कितने की संख्या वाला होगा, 30 की संख्या। अब जब भी इस री 30 वाला इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर री और री दोनों का परिगणन होगा। जहाँ पर री के केवल 18 भेद हो तो वहाँ री मूर्धन्य होगा, जहाँ पर ली के हो वहाँ ली दंत्य होगा, और ली के कितने भेद होंगे 12 भेद होंगे। अब देखिए हमने इस सूत्र के अंतर्गत दो चीजें पढ़ी, एक तो उच्चारण स्थान और दूसरी यत्न। तो अब हम उच्चारण स्थान कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम यत्नों पे आते हैं। देखिए उच्चारण स्थान तो हमें फिर भी याद हो जाते हैं और यत्न में भी यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये सूत्र हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इस सूत्र में से छोटे प्रश्न काफ़ी बनते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर दो प्रकार के यत्न हैं। यत्नों को कितने प्रकार में बांटा गया है, दो, आभ्यंतर और प्रयत्न। आभ्यंतर को हम प्रयत्न कहते हैं और बाह्य को यत्न, या यूं कह सकते हैं कि विद्वानों ने आभ्यंतर के लिए प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया है और बाह्य के लिए यत्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्र उपसर्ग है, यत्न का तात्पर्य तो है कोशिश,
और प्र जो उपसर्ग है वो प्रकृष्ट अर्थ प्रथम अर्थ को देती है कि पहला प्रयास और पहला कोशिश कहाँ करते हैं हम, मुख से करते हैं, इसीलिए इनमें प्रयत्न रखा गया है। और ये कोशिश जो यत्न, दूसरे में हमने यत्न का प्रयोग किया गया है, ये वायु तरंगों द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे शरीर की प्राधान्यता, शरीर तत्वों की प्रधानता होती है और इसमें शारीरिक तत्व की प्रधानता नहीं होती। देखिए, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। जो वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व होता है उसे प्रायत्न आभ्यंतर, और जो वर्ण उत्पत्ति के पश्चात होने वाले हैं वो बाह्य की संज्ञा दी जाती है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य यत्न कितने होते हैं, 11। तो यही है आपके पास, पहली कोशिश शारीरिक के द्वारा की जाती है इसलिए इसे प्रयत्न कहते हैं, और दूसरी वायु तरंगों के द्वारा की होती है इसलिए इसे यत्न की संज्ञा दी है। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, 5। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा ईषद विव्रत, चौथा विव्रत और पांचवा संवृत। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है तो आप इसमें कितने टिक करेंगे, 5। ये कन्फर्म है और पूछा जाता है। परंतु आपके पास 5 ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तो आप 4 टिक करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ विद्वान या फिर ये जो हम संवृत है इसको हम विव्रत के अंतर्गत ही परिगणित कर लेते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। यदि पहले 5 है तो आप 5 टिक करेंगे, ऑप्शन में 5 नहीं है तो 4 टिक करेंगे। और अगर आपके पास डायरेक्ट है कि कितने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। इसका ध्यान रखना है। अब कौन से वर्ण का कौन सा होता है, देखिए स्पृष्ट, ये कहते, इसका सूत्र है कादयो माँ वसाना स्पर्शा। क से लेके म तक वर्णों को आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट, और ये स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। 25 स्पर्श वर्ण कितने हैं आपके, 25। कादयो माँ वसाना स्पर्शा, क से लेके म के अंत तक इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट, और ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, स्पर्श। आगे देखिए, यण अंतस्था, कि यण अंतस्थ कहलाते हैं और इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ईषत् स्पृष्ट। और यण में कितने वर्ण आते हैं आपके, 4। यहाँ गलती से 14 लिखा हुआ है, इस पे ध्यान रखिएगा कि यण अंतस्था, कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ। यहाँ पर य र ल व ये आएगा। उसके बाद शलह उष्माण, कि शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, उष्म। और शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं श श स ह, ये भी 4 हैं और इनका आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईषद विव्रत, और ये कौन से वर्ण कहलाएंगे, उष्म वर्ण। फिर आया आपके पास विव्रत, विव्रत के अंतर अचह स्वरा, कि अच क्या कहलाते हैं, स्वर, और इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है विव्रत, ये स्वर कहलाते हैं। और संवृत के अंतर्गत आता है ऋस्व अ। देखिए यहाँ पर ऋस्व अ आता है और वो भी सिर्फ संवृत प्रयोग दशा में आता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे प्रयोग दशा क्या होती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि संवृत को विवृत के अंतर्गत भी परिगणित करा जाता है और संवृत के अंतर्गत केवल ऋस्व अ का प्रयोग होता है। तो देखिए आप पुनः एक बार देखिए, कादयो माँ वसाना स्पर्शा, क से लेके म तक के वर्ण क्या कहलाएंगे आपके, स्पर्श, इनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट। य व र ल ये ईषत् स्पष्ट और ये आपके कहलाएंगे अंतस्थ। श श स ह शल प्रत्याहार के वर्ण, ये आप इनका अभ्यंतर प्रयत्न होगा ईषद विव्रत और ये वर्ण कहलाएंगे उष्म वर्ण। अचह स्वरा, स्वर 5 ऋस्व और 4 दीर्घ, तो ये आपके पास 9 है, इनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है विव्रत और ये आपके कहलाएंगे स्वर।
और समृद्ध केवल रिस अ प्रयोग दशा में। ठीक है, देखिए नीचे नोट डला हुआ है, अप्रयोग दशा में ही रिस अ का प्रयोग करने पर समृद्ध में परिगणित होता है और अ उच्चारण दशा में क्या हो जाता है, ये विवृत में परिगणित हो जाता है। तो केवल प्रयोग दशा के अंतर्गत ये समृद्ध कहलाता है, प्रक्रिया दशा के अंतर्गत आने पर यह विवृत हो जाता है। इसीलिए कुछ विद्वान आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानते हैं, 4। देखिए आप वीडियो क्लिप में मैंने आपको जो बोला था वही लिखा हुआ है कि अप्रयोग दशा में अर्थात रिस अ का प्रयोग करने पर समृद्ध में परिगणित होता है और अ उच्चारण दशा में अर्थात जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये विवृत में परिगणित होता है। तो इस प्रकार ये आभ्यंतर प्रत्यय कितने हुए आपके, 5। अगर डायरेक्ट पूछा जाए 5 ऑप्शन में नहीं हो तो 4, इसका ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम बाह्य यत्न पढ़ेंगे। बाह्य यत्नों की संख्या है 11। कितनी है आपके पास, 11। देखिए कौन कौन से हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार बाह्य यत्न कितने होते हैं, 11। अब ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लंबा है, टिपिकल भी है, तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम। धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।